नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं, मुस्लिमों को मजहब से दूर किया जा रहा, ये कहकर ओवैसी और कितना भड़काएंगे। वक्फ और होली पर ओवैसी की भड़काऊ नफरती बोली एक बार फिर से क्यों। वक्फ के नाम पर 2 दिन बाद 17 से शाहीन बाग वाली तैयारी है, तो 2 दिन पहले ट्रेलर दिख गया क्या। होली बीती नहीं कि ओवैसी ने मुसलमानों को भड़काने का खेल शुरू कर दिया है। मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान का नाम लेकर ओवैसी कह रहे हैं कि मुस्लिमों को उनके मजहब से दूर किया जा रहा है। कांग्रेस, सपा भी ओवैसी की बातों से सहमत है। बीजेपी कह रही है कि पूरे विपक्ष का रवैया शरिया फर्स्ट वाला रहा है। इस बीच ओवैसी ने पाकिस्तान का भी नाम लिया। सवाल यह है कि पाकिस्तान की चर्चा क्यों। क्या पाकिस्तान का नाम लेकर और जियालों की औलाद हिंदुस्तान के मुसलमान है, यह कहकर वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को उकसा नहीं रहे। करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। मुसलमान और उनकी मजहबी पहचान, क्या इसको आधार बनाकर ओवैसी देश में भड़काऊ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। 2 दिन बाद जंतर मंतर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत वक्फ को लेकर बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। क्या उससे पहले देश भर में नफरती माहौल को बढ़ावा दिया जा रहा। और सवाल ये भी कि मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान का नाम लेकर ओवैसी क्या मुसलमानों को उकसाने का खेल नहीं खेल रहे। ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि होली के दौरान कई जगहों पर हिंसा की तस्वीरें सामने आई। एक और हिंदू त्योहार को टारगेट किया गया, तो दूसरी ओर ओवैसी ने मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान का नाम लेकर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की। मुस्लिमों को डर दिखाया कि सरकार उनकी मजहबी पहचान छीनने जा रही है। मैं बोल रहा था आपको, वक्फ का कानून बनेगा, कब्रिस्तान तोड़ेंगे, मस्जिदों को छीनेंगे, दरगाहों को छीनेंगे, इवैक्यू प्रॉपर्टीज जो वक्फ है वो छीन लेंगे। हमारे मुखालिफिन जज्बाती तकरीर कर रहे। अरे भाई, जज्बाती तकरीर करना नहीं, सच्चाई को बयान करना। अब खबरों को भी तोड़ने की बात कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वक्फ का कानून मोदी इसलिए लाए हैं, यह कानून बनाना चाहती हैं इस बिल के जरिए कि मुसलमानों से मस्जिदों को छीन लिया जाए, मुसलमानों की दरगाहों को छीन लिया जाए, खानखाओं को छीन लिया जाए, कब्रिस्तानों को छीन कर खबरों को मिसमार कर दिया जाए। हर जाविये से भारत के मुसलमानों को उनकी मजहब से दूर खींचने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले ही कह चुका है कि शाहीन बाग समझ रहे हैं तो समझिए, लेकिन हम उसी अंदाज में 17 से वक्फ संशोधन के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। तो क्या ओवैसी का मुस्लिमों की मजहबी पहचान को खतरे में बताना भड़काऊ और उकसाऊ नहीं। सवाल मुस्लिम वोट बैंक का है, वक्फ के सहारे तुष्टीकरण का है, तो कांग्रेस और सपा भी ओवैसी के सुर में सुर मिला रहे। ओवैसी ने ठीक कहा है। भारत सरकार, बीजेपी की तमाम सरकारें मुसलमानों के धार्मिक मामलात में इंटरवीन कर रही हैं। कभी 3 तलाक लेकर आती हैं, कभी वक्फ लेकर आती हैं, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आती हैं, और किसी मुस्लिम लीडर से, मुस्लिम रिलीजियस लीडर से मशवरा तक नहीं करते। ऐसा लगता है कि तानाशाही है, बादशाहत है, कोई राजा बैठा हुआ है और वो जो चाहता है वो देश के अंदर कानून बनाता है। ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी वो पीडीए के खिलाफ अन्याय कर रही है। आज उत्तर प्रदेश में केवल अल्पसंख्यक ही नहीं, दलित समाज के लोग जब वो एक बारात लेके घोड़ी पे जाते हैं तो उनके साथ क्या व्यवहार हुआ, ये पूरा देश देख रहा है। मुस्लिम वोटों की रेस में ओवैसी, सपा, कांग्रेस एक पीछ पर आए तो बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने इसे धर्म के आधार पर भय फैलाने वाला एजेंडा करार दिया। ओवैसी जी के जितने भी बयान हैं उनमें कहीं ना कहीं धर्म के आधार पे भय फैलाने की राजनीति दिखती है, लेकिन हमेशा वो कहीं ना कहीं भय की राजनीति करती है। वक्फ पे लेकर कर देंगे, हिंदू मुस्लिम पे कर देंगे, तो ये स्पष्ट कर देता है कि उनकी राजनीतिक सोच क्या है और उनका एजेंडा क्या। वोट बैंक के नाम पर भड़काऊ भाईजान कमेटी के साथ कांग्रेस और इंडी अलायंस वक्फ पर, ये दिखाता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो करते हैं, शरिया फर्स्ट रखते हैं, ये नॉन वायलेंस की बात करते हैं, टॉलरेंस की बात करते हैं, परंतु शाहीन बाग स्टाइल, ये माई वे या हाईवे जैसे वायलेंट प्रोटेस्ट के समर्थन में उतर आते हैं।
बीजेपी ने ओवैसी की चाल को भड़काऊ, उकसाऊ, नफरती बताया तो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन वक्फ संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन की टाइमिंग और ओवैसी के खतरे में मुसलमान वाले नैरेटिव पर ही सवाल उठा रहे कि आजाद भारत में मुसलमान आजाद है और मजहबी एतबार से, सियासी एतबार से अपने तमाम उमूर अंजाम देता है। तो इसलिए ये कहना कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मुसलमानों को खतरा है, ये बिल्कुल गुमराह करने वाली बातें हैं, अफवाह फैलाना है, मुसलमानों को भयभीत करने वाली बातें हैं। तो उनको ये समझना चाहिए कि रमजान शरीफ का महीना चल रहा है। रमजान शरीफ का महीना खुदा की इबादत के लिए है, धरना प्रदर्शन के लिए नहीं। तो सवाल है, ओवैसी का खतरे में मुसलमान वाला टेप फिर क्यों बज रहा? क्यों ओवैसी वक्फ संशोधन को मुस्लिमों की मजहबी पहचान के लिए खतरा बता रहे? बात सिर्फ इतनी नहीं, ओवैसी हिंदुस्तान के मुसलमानों को जियालों की औलाद बताकर उकसा भी रहे। कहता है कि नहीं, अगर तुम्हारे को डर है तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। तुम्हारे को अगर डर है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। कोई कहता है कि जिस तरह मस्जिदों को कवर से कवर कर दिए, तुम अपने सर को कवर कर लो, मत निकलो। कोई कहता है कि दवाखाना अगर बन रहा तो मुसलमानों के लिए अलहदा उसमें हिस्सा कर दो। कोई कहता है बंगाल में कि अगर हम हुकूमत में आ जाएंगे तो बंगाल से मुसलमानों को निकाल देंगे। अरे मेरे भाई, वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। तो क्या वैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ की तर्ज पर चाहते हैं कि वक्फ के नाम पर प्रदर्शन में शाहीन बाग जैसा जमावड़ा लग जाए और इसीलिए वो पाकिस्तान गए मुस्लिमों को भागने वाला कहकर यहाँ के मुसलमानों को उकसा रहे? खैर, जवाब बीजेपी की ओर से भी आया और मजलिसी सोच पर सवाल खड़ा किया गया। सब पता है कि कौन भाग गया और कौन भागना चाहते थे। ये तो रजाकारों के साथ थे। वो तो हैदराबाद में भारतीय सेना से लड़ रही थे रजाकार, उसके बड़े समर्थक मजलिस के लोग थे। और ये बड़ी बड़ी डींग हाकड़ हैं, बड़ा एहसान किया है इन्होंने, बड़ी कृपा की है भारत में रह के। ओवैसी ने अपने भाषण में होली पर नफरती माहौल को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया, लेकिन सवाल है, अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए खतरे में मुस्लिम वाला नैरेटिव गढ़ना, वक्फ की मनमानी पर कंट्रोल को मुस्लिमों की मजहबी पहचान छीनने की कोशिश बताना और हिंदुस्तान के मुसलमानों को जियालों की औलाद कहकर सड़क पर उतरने के लिए उकसाना क्या नफरती नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल कि 17 से क्या होगा? क्या वाकई वक्फ के नाम पर शाहीन बाग जैसा माहौल खड़ा करने में ओवैसी और दूसरी पार्टियां कामयाब हो जाएंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। होली के एक दिन पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था कि शाहीन बाग समझ रहे हैं तो समझिए, शाहीन बाग जैसा प्रदर्शन हम कर देंगे। और उसका ट्रेलर क्या दिखा है, अलग अलग जगहों पर जो हिंसा की खबरें आई हैं। लेकिन मैं पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, फराज किदवई है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, सैयद आरिफ हुसैनी है एमआईएम के नेता और प्रवक्ता, और अजय वर्मा जी है कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरिफ हुसैनी, आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को उकसाइए कि जियालों की औलाद हो, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन मुझे सर समझाइए कि वक्फ संशोधन बिल के नाम पर मुसलमानों को उनके मजहब से दूर कैसे किया जा रहा है। और अगर आप नहीं समझाएंगे तो यह साबित होगा अगले 1 मिनट में कि आप शाहीन बाग के फेवर में है कि शाहीन बाग जैसा प्रदर्शन हो इस हिंदुस्तान में। देखिए, सब वक्त अमेंडमेंट बिल जिस तरीके से लाया गया उसके ऊपर तमाम एतराजात पार्लियामेंट के अंदर अच्छी तरीके से उठाए गए और वक्त की इमलाक जा जाए जिन जिन के पास में तमाम लोगों ने उसके ऊपर एतराजात उठाए। और एतराजात उठाने के बाद में ही तो जेपी को भेजा गया, जॉइंट पार्लियामेंट की बोर्ड को क्यों भेजा गया? इसीलिए भेजा गया कि उसके अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट की जरूरत है और बहुत सारे अमेंडमेंट की जरूरत होने के बाद में जितने अमेंडमेंट की नोटिस हमारे कायदे मोहतरम असद अवीसी साहब ने दी है उसके पर कोई बातचीत नहीं हुई। इसीलिए और कहा जा रहा है और जिस तरीके से अमेंडमेंट करके जिस तरीके से बिल को लाया जा रहा है, क्या जरूरत पड़ी इसके बिल को लेके आने की? किसने हमारी की थी इस बिल को लेके आने की? खासतौर से मैं तो कहूंगा कि जो लैंड माफिया है, जो वक्त की जमीन पर गर्बिंग करके बैठे, बीजेपी गवर्नमेंट उनको मदद करना चाहती है, बीजेपी गवर्नमेंट उनको वक्त की जमीन छीन कर देना चाहती है। इसके लिए बिल को लाया जा रहा है। ये तमाम चीजों के ऊपर ऑब्जेक्शन दिया जा रहा है। अगर अब वक्त ट्रिब्यूनल इसके इंसाफ करता है, वक्त ट्रिब्यूनल इसके अंदर अपने आदेश पारित करता है। अब वक्त ट्रिब्यूनल की सुनिए आरिफ भाई, आपने 1 मिनट बोला, सर ओवैसी की बात नहीं मानी गई, आपका दर्द मुझे समझ में आ सकता है। पार्लियामेंटेरियन प्रोसेस नहीं पूरा हुआ, ये आपका आरोप कुतर्क है, इसलिए कि कमेटी बनी, जेपीसी बनी। अब जेपीसी में वोटिंग से कौन हार गया नहीं हार गया वो बात है। मेरा आपसे सवाल था आरिफ हुसैनी, मैं दोबारा सवाल दोहरा रहा हूं और सवाल क्यों दोहरा रहा हूं इसकी चर्चा भी करूंगा।
मेरा सवाल आपसे था कि मुसलमानों को उनके मजहब से दूर किया जा रहा है वक्फ संशोधन बिल के जरिए, आप साबित करिए, और ये आप साबित नहीं कर पाए पिछले 1 मिनट में। देखिए, वक्त की जो इमलाक है, वक्त बोर्ड की जो इमलाक है, वो जो है तो अल्लाह के नाम पर दी जाती है। ये हमारी जो है तो जो हमारे प्रेयर के असेंशियल में आता है, ये हमारे इसके अंदर मजहबी जज्बात जो है हमारे इससे, ये इसमें ही आता है हमारे। अच्छा, एसेंशियल हिस्सा है, कहा गया एसेंशियल हिस्सा है हमारा। ठीक 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 ठीक। और जब वक्फ नहीं था शहजाद, उसके पहले क्या होता था? तब इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं था वक्फ बोर्ड? तब वक्फ की व्यवस्था थी क्या? जरा बताइए। और मैंने इनको कहा कि भाई मजहब से दूर किया जा रहा है, ये साबित करिए। ये साबित नहीं कर पाए, ये साबित करने पर तुले रहे कि ओवैसी की बात नहीं मानी गई। भाई देखिए, वक्फ के नाम पर फिर से भड़काऊ भाईजान कमेटी एक बार फिर से काम पर, और वक्फ हो या नमाज, सक्रिय है भड़काऊ जमात। एक तरफ तो देखिए कि होली का किस प्रकार से संभल में योगी ने शांतिपूर्वक तरीके से आयोजन करके दिखाया, और दूसरी तरफ आरिफ सुन लीजिए, आरिफ प्लीज, और नहीं शुरुआत में एक दूसरे के बीच में नहीं, आप इशारा करिएगा, मैं सबके लिए बात कह रहा हूं। आरिफ भाई शुरुआत में नहीं, मैं इसके सख्त विरोध में हूं सर। आरिफ भाई सुनिए, शहजाद ने आपको सुना, मैंने भी आपको सुना, अब आप शहजाद को सुनिए, वरना फिर मुझे कहना पड़ेगा अगर हर आदमी बीच में आएगा कि आवाज डाउन की जाए। तो ये नहीं, आप सुनिए, आप इशारा करिएगा, फिर मैं आऊंगा। पॉइंट जैसे शहजाद ने नोट किया, आप भी नोट करिए। शहजाद, देखिए, वक्फ वैसे बहाना है, इनको तो केवल आग लगाना है, दंगे भड़काना है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। एक है MIM के 6 महीने या 7 महीने पहले के बयान उठा लीजिए। उस समय पर भी कांग्रेस के हमारे मित्र आते थे, समाजवादी पार्टी के मित्र आते थे। ओवैसी का कोट अनकोट बयान है कि CA कानून आएगा, मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी। मुझे 10 उदाहरण दे दे कितनों की नागरिकता छिन गई है। और अब क्या कह रहे ओवैसी, CA को रिप्लेस कर दिया वक्फ से, वक्फ आएगा तो मस्जिदें छिन जाएगी। तो ये वही झूठ है। दूसरी बात, वक्फ के संशोधन की बात किसने की? फराज साहब तो थोड़े इंटेलेक्चुअल भी है, उनसे पूछिए। सच्चर कमेटी रिपोर्ट ये क्या हिंदुओं ने बनाई? 9 JPC रिपोर्ट रहमान खान की हिंदुओं ने बनाई? जो रिकमेंडेशन आगा खानी समुदाय ने दिया या दरगाह के सज्जादा नशीन ने दी, ये क्या हिंदू लोग है? और 9 लाख एकड़ जमीन है, इनकम कितनी है वक्फ की पता है? कल्पना कीजिए, 200 करोड़। 9 लाख एकड़ मतलब 9 टाइम्स ऑफ मुंबई। मुंबई की 9 बार की जमीन है, इनकम है 200 करोड़। ये सारी जा रही है इन लोगों के जेब में, जो मोटा मोटा पैसा कमा रहे हैं वक्फ के नाम पर, और यतीमों को, गरीबों को उनका अधिकार नहीं दे रहे। आखिरी बात से मैं संपन्न करना चाहता हूं। देखिए, अभी MIM के एक प्रवक्ता है बंगाल में, मिस्टर सोलंकी नाम के, उन्होंने कहा कि राजभवन भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, ईडन गार्डन भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, फोर्ट विलियम भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, महाकुंभ भी वक्फ की प्रॉपर्टी है। महाकुंभ कितने लाखों सालों से हो रहा है। और बुरा मत मानिए कि इस्लाम जो है, कुरान पाक नाजिल हुई 1400 साल पहले, उसके बाद ही वक्फ का कॉन्सेप्ट आया। अब मुझे बता दीजिए कि महाकुंभ जो लाखों सालों से चल रहा है, उसके ऊपर क्लेम कैसे कर दिया भाई साहब? केवल इतना बता दीजिए, CA में कितने नागरिकता गई मुसलमानों की, और ये जो लाखों साल से हो रहा है उसकी जमीन कैसे क्लेम कर ली? ठीक, आरिफ रिप्लाई करिए। देखिए सर, शहजाद पूनावाला साहब को ज्ञान नहीं है, उनको मालूमात नहीं है। वक्फ प्रॉपर्टी के ताल्लुक से ही सिर्फ बयानबाजी करके ये फिर से लाएगा डाइवर्ट कर रहे हैं हिंदू मुसलमान की तरफ, या फिर से डाइवर्ट कर रहे हैं कि इनको ज्ञान नहीं है, ये यूं कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं। अरे भाई, अभी आपने आगा खानी की बात की है, अगर आपको हिम्मत है शहजाद पूनावाला साहब तो बताइए, मुंबई की आगा खान की प्रॉपर्टी यतीम खाने के ऊपर आज किसका बंगला बना हुआ है? आज किसकी बिल्डिंग बनी हुई है? आज आपका हिम्मत छुड़ा के यतीमों को, और आप जैसी बात कर रहे हैं कि 8 लाख एकड़ जमीन है। आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं ईडन गार्डन को कह दिया, इसको कह दिया। आपको सबसे पहले एक बात मालूम होना चाहिए कि गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, गवर्नमेंट की तरफ से सर्वे होता है, गवर्नमेंट उसका गजट शाये करती है। आपको मालूमात नहीं, आप आगे बीजेपी के लोगों को खुश करने को, और कई भी आपने उठा के जमा लगा दी तारक को। बताइए, आप इसी प्रोग्राम में बताइए, खाने की मुंबई की जमीन आज किसके पास? मैं अब सारे जवाब दे देता हूँ, मैं सारे जवाब दे देता हूँ। ठीक है, जवाब ले लीजिए, फिर मैं फराज भाई आपके पास आता हूँ। जवाब ले लीजिए। आरिफ भाई, आपने सवाल पूछा ना, मैं बीच में बिल्कुल नहीं आ रहा हूँ। आप जवाब सुनिए शहजाद से, और शहजाद बीजेपी के प्रवक्ता है तो बीजेपी की बात करेंगे, वो किसी और की बात नहीं करेंगे। बोलिए शहजाद। वैसे देखिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, शांति से, शांतिपूर्वक तरीके से डिबेट होगी, सर तन से जुदा वाली डिबेट नहीं। सुन लीजिए, ऐसा है कि नहीं, आपको क्यों बुरा लग रहा है? ये आपका नारा है क्या? ये इज इट योर नारा? सर तन से जुदा आपका नारा है क्या? सर तन से जुदा आपका नारा है क्या? मेरा तो नारा नहीं है ना, वो कोई और भड़का वहां पे। आप क्यों भड़क गए इस नारे से? अब सुन लीजिए सैयद साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि पसमानदा को बोलने ना दिया जाए। ये सैयद डोमिनेशन नहीं चलेगा इस डिबेट में, नहीं, ये सैयद हेजिमोनी नहीं चलेगी, सैयदों की हेजिमोनी नहीं चलेगी, ये सैयदों की हेजिमोनी नहीं चलेगी। नहीं, इस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि मैं पासमानदा हूं, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। राकेश जी देखिए, आपके डिबेट में हमारे 80-90% मुसलमानों
आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है। आरिफ भाई मैं फिर कह रहा हूं, 90% अगर किसी को काउंटर करना है तो बीच में आप लोग एक लाइन बोल दीजिए, फिर सुना करिए जिसकी बारी है उसको। प्लीज आरिफ भाई प्लीज 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 फराज समझा जी करिए, डिबेट का ये डेकोरम नहीं होता है। अजय वर्मा भी शांति से सुन रहे हैं, उनका तो समय भी नहीं आया अभी तक। देखिए ऐसा है, मैं केवल दो बातें कहना चाहता हूं। आगा खानी कम्युनिटी का मैं खुद एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव हूं। हमने लिखित में दिया है कि ये वक्फ वाले आकर हमारी जबरन हमारी जमीन को हड़पने लगे, इसलिए हमको अलग चाहिए था हमारा। दूसरी बात मैं क्लियर कट बोल रहा हूं, सीए से कितनी मुसलमानों की नागरिकता चली बताओ। तीसरा, सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने रिकमेंडेशन की थी, हाँ या ना बताओ, और बताइए कि वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी एमआईएम के नेताओं के पास है। आप बता दो 10 हॉस्पिटल जो वक्फ के जमीन पर चल रही है और जिसमें कि गरीब मुसलमानों को फ्री ट्रीटमेंट मिल रहा है। अगर आप 10 हॉस्पिटल का नाम बता दो मिस्टर एमआईएम के स्पोक्स पर्सन, तो मैं जो भी आप बोलेंगे करूंगा। 10 हॉस्पिटल बता दो वक्फ की जो जमीन पर चल रही है जिसमें गरीबों का फ्री इलाज हो रहा है। ठीक, चलिए ठीक है, हिम्मत देख लीजिएगा, बाद में हिम्मत देख लीजिएगा, बहुत समय उसके लिए। फराज भाई जो बातें कही शहजाद ने, और ये कह रहे हैं कि पूरे विपक्ष का रवैया, उसमें आपकी पार्टी भी है, पूरे विपक्ष का रवैया शरिया फर्स्ट वाला है। आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि पीडीए के खिलाफ अन्याय हो रहा है, विपक्ष संशोधन बिल आ गया तो ओवैसी की बात बिल्कुल ठीक है, आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं। तो भाई मुझे आप भी समझा दीजिए फराज भाई, और आप मुस्लिम हैं, आप मुझे समझा दीजिए कि ये वक्फ संशोधन बिल से इस्लाम में दखल कैसे है। राकेश भाई मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है कि जो लोग संविधान को मानते नहीं हैं वो बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो शरिया फर्स्ट को लेकर के आ गई है। बहरहाल चलिए, ये भी लोकतंत्र को दिल देखना था। एक शेर सुनिए राकेश भाई, आज आपका पैनल बहुत अच्छा है, कोई चिल्ला चिल्ली नहीं हो रही है, और रोजे का टाइम है, मेरी भी एनर्जी काफी ड्रेन हो चुकी है। गुड के आज अच्छा पैनल है आपका। एक शेर है कि वो चाहते थे कि सर झुकाकर हुक्म की तामील की जाए, हमने सर उठाकर ये रवायत तोड़ दी। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसा तो है नहीं कि जो वो करेगी उसमें स्वाद बनाया जाएगा। स्वाद का मतलब पैनलिस्ट आपके सब समझ गए होंगे। शहजाद भाई ने एक बात बोली, शहजाद भाई आप एक काम करिएगा, आपके पास तो टैब हमेशा रहता है, जल्दी से टाइप करना शुरू करिए। रतिलाल पंचनंद गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का एक केस था जिसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि रिलीजियस मैटर्स में द राइट ऑफ मैनेजमेंट गिवन टू रिलीजियस बॉडी इज अ फंडामेंटल राइट एंड नो लॉ कैन टेक इट अवे। इसको टाइप करिएगा, इसको पढ़िएगा घर पे जाके। अभी जवाब देने की जरूरत नहीं, बहुत लंबा केस है, आराम से पढ़िएगा, फिर नेक्स्ट डिबेट में हमसे आप उसमें डिस्कशन कर लीजिएगा। अभी वक्फ पर बात हो रही थी राकेश जी, मेरे 3 सवाल हैं खाली। पहला तो ये है कि जो वक्फ बिल 2024 है इसमें यह प्रपोज किया गया है कि इन बोथ सेंट्रल वक्फ काउंसिल एंड स्टेट वक्फ बोर्ड में 2 मेंबर्स नॉन मुस्लिम होंगे। चलिए, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, हालांकि अभी ये प्लान है कि 100% होंगे। अब प्रश्न ये होगा कि क्योंकि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, तो क्या हिंदू टेंपल बोर्ड में ये शर्त नहीं है कि उसमें खाली हिंदू होंगे? और हिंदू भाइयों की जो परिभाषा है वो आर्टिकल 25 के हिसाब से वक्फ हिंदू टेंपल बोर्ड में नहीं है, और आर्टिकल 25 में जो हिंदू की परिभाषा है उसमें जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं। दूसरा मेरा सवाल, नया जो बिल है उसमें मंशाए वाकिफ जो है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, मतलब मैंडेटरी इंप्लीमेंटेशन ऑफ डोनर्स विल, इसको मंशाए वाकिफ बोलते हैं। ठीक। और सुनिए पूरी, अरे तो अभी अधूरी बात हुई है। नहीं जल्दी इसको हाँ तो अब मैं और कितनी जल्दी बोलूं, और इसको वक्फ लॉ के एग्जिस्टिंग बेनिफिट से विड्रॉ कर लिया गया है थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ लिमिटेशन लॉ। अब मेरा एक सवाल है, जब ये एप्लीकेबल, क्या ये एप्लीकेबल रहेगा टू द सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ द अदर फेथ? ठीक। फराज भाई आपको पता है एक बात, और आप नहीं, ये हर पार्टियों के साथ ये दिक्कत हो गई है। सर आप लोग जवाब देने की बजाय ना सवाल पूछने में दिलचस्पी ज्यादा रख रहे हैं। मेरा पहला आपसे सवाल ये था, और ये आरिफ भाई ने भी काम किया, कि भाई ये इस्लाम में दखल कैसे, ये मुझे समझा दीजिए। आपने ये क्लॉज गलत है, ये बातें गलत है, ये पूरी आपने बताई। आपने 3 सवाल भी दाग दिए, शहजाद उसका जवाब भी दे देंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला फराज भाई। और या तो ये बोल देते कि ओवैसी ने गलत बोला। देखिए, ओवैसी साहब के प्रवक्ता इस पैनल पर बैठे हुए हैं, और ओवैसी साहब का आपके पास तो क्यों आपका मतलब नहीं है? मोदी कुछ करे, योगी कुछ करे तो भाई ये गलत है, आप ताल ठोक कर कहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होगी, आपके नेता पता नहीं क्या क्या बयान दे देंगे, योगी को क्या पहनना चाहिए भगवान नहीं पहने ये भी नेता बताने लगेंगे, और ओवैसी ठीक बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं ये आप नहीं बोल पाएंगे। आपके नेता बिना किसी लैब चेक के बता देंगे कि गंगा के पानी में कचरा है।
अरे गेस्ट हम हैं, लेकिन ओवैसी ने ठीक कहा कि गलत कहा, आप नहीं बोल पा रहे हैं। राकेश भाई पूरी बात तो सुनिए। देखिए प्लीज फॉर गॉड सेक ओवैसी साहब की तुलना प्रधानमंत्री और चीफ नहीं, मैं किसी की तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं मोदी योगी के फैसलों को आप सही गलत के तराजू में तौलते हैं, तो ओवैसी ने गलत कहा कि सही कहा, ये क्यों नहीं बोलते हैं? अरे सर जवाब तो ले लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं। बोलिए 20 सेकंड। देखिए प्रधानमंत्री जी कुछ भी करेंगे वो उस पर हम सवाल इसलिए करेंगे कि वो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं और हम इस देश का विपक्ष है और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है। ठीक। मुख्यमंत्री जी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, अगर मुख्यमंत्री जी एज अ चीफ मिनिस्टर कुछ करेंगे तो उस पर हम सवाल दागेंगे। ठीक, ये मेरा एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन ओवैसी नहीं बोलेंगे, ओवैसी पर आप नहीं बोलेंगे, और इसलिए नहीं बोलेंगे फराज भाई क्योंकि आपके वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, क्योंकि शहजाद वोट बैंक नाराज ना हो जाए। नहीं, ओवैसी पर आपकी मजबूरी मैं समझ रहा हूं। शहजाद खैर रिप्लाई करिए। भारतीय जनता पार्टी तो सोशल वर्क कर रही है। फराज भाई आपने बोला कि आप रोजे से हैं और आप थके हुए भी हैं, ऊर्जा ज्यादा खर्च नहीं करनी है आपको, तो सुन लीजिए। अब देखिए ऐसा है, पहले तो फराज मियां को धन्यवाद कि जो लोग आम तौर पे हम लोग एसोसिएट करते हैं कि सर कटवाने के नारे देते हैं, आज वो सर उठाने की शायरी कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट अच्छी है, मुझे भी खुशी हुई इससे। दूसरी बात, संविधान की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने मुस्लिम आरक्षण दिया है कॉन्ट्रैक्ट में, और जो मुस्लिम आतंकियों को छोड़ रहे थे तो हाईकोर्ट ने रोक लगाई और बोला कि मियां आज इनको छोड़ोगे कल पद्मश्री दोगे क्या? ये हाईकोर्ट की टिप्पणी है, पढ़ लीजिएगा, छोटी सी टिप्पणी है। तीसरी बात, इन्होंने बोला कि रिलीजियस बॉडी में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। हाँ, पर हज हाउस हम बनाएंगे, ये तो बहुत अच्छा है, हम हज जो है सरकारी खर्चे पे भेजेंगे। अच्छा, हिंदुओं के बोर्ड में मुसलमानों को जगह दी गई है, आपने तो महाकुंभ का आयोजन आजम खान के हाथ में दे दिया। तारकेश्वर बोर्ड जो है वो वहां पे जो ममता बनर्जी का मुस्लिम उनके वहां पे फिराद हकीम है उनके हाथ में दे दिया था। साउथ के तो कई टेंपल ट्रस्ट में IAS ऑफिसर हिंदू होते क्रिश्चियन होते वो जाते हैं, तो वहां पर तो चलेगा, पर यहां पर नॉन मुस्लिम नहीं है। यहां पर लिखा है MP जो होगा, MP तो कोई भी हो सकता है, तो रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो उसके ऊपर विरोध करें। आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए इनके एक नेता अबू आजमी, वैसे वो औरंगजेब को ज्यादा वो मानते भी है, उन्होंने कहा पार्लियामेंट भी जो है वो वक्फ की जमीन पर है। अब फराज मियां को मैं इंटेलेक्चुअल मानता हूं, वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स इन SP मानता हूं, मैं पूछना चाहता हूं प्रमाण दिखाइए आप, और ये इस्लाम में इंटरफेरेंस कैसे है ये बताइए। कई देश ऐसे हैं मुस्लिम देश जहां पर ये वक्फ एक्ट है ही नहीं, तो क्या वो इस्लाम फॉलो नहीं कर रहे हैं क्या? आप वो बता दीजिए। ठीक, जवाब दीजिएगा फराज भाई। अजय वर्मा जी, यही सवाल आपसे है, यही सवाल है आपसे है। आपकी पार्टी के नेता भी राशिद अलवी कह रहे हैं इस्लाम में दखल हो रहा है, ओवैसी ठीक कह रहे हैं, एकदम ओवैसी की लाइन पर हैं। आप हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, तो सर आप भी समझा दीजिए कि इस्लाम में दखल कैसे, और नहीं समझाएंगे तो फिर मैं कहूंगा कि आप लोग चाहते हैं कि इस देश में अनरेस्ट फैले। देखिए राकेश जी, मैं 2-3 चीजें आपको बताना चाहता हूं। एक तो आपने टाइटल लिख रखा कि विपक्ष सरिया चाहता है, ये बिल्कुल गलत। अरे ये मेरी टाइटल नहीं है भाई, कोट अनकोट होता है, मुस्लिम विरोधी। अजय भाई 10 सेकंड दे दीजिए, ये मेरी टाइटल नहीं है, कोट अनकोट का मतलब होता है किसी का वर्जन चलाते हैं। शहजाद पूना वाला है, ये इनका कहना है, हमारा कहना नहीं है। चलिए अपनी बात पूरी करिए। मैं छाती ठोक के कह रहा हूं। सुनता कोई बात नहीं, कोई आपने टाइटल तो आपके टीवी पे चल रहे हैं, मैं उन पे चर्चा तो कर लूं, बोलने का मौका तो दीजिए। 15 मिनट आपने दिया, आप सुनेंगे भी नहीं। पांडे साहब आप तो योग गैंग करें, सुन लीजिए। देखिए शरिया कभी भी कोई विपक्ष नहीं चाहता। भारत का संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर साहब का संविधान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी को विपक्ष चाहता है। ये नैरेटिव एजेंडा बनाते रहे देश में सोशल फैब्रिक खत्म करने के लिए। और भाजपा मुस्लिम विरोधी नहीं, भाजपा SC OBC संविधान मुस्लिम गरीब विरोधी पार्टी है। ये मैं कह रहा हूं, आपका एजेंडा नहीं कह रहा, ये पूरा देश कह रहा है, इनको तो छोड़ दीजिए। अच्छा, अभी शहजाद भाई भी बहुत बुद्धिजीवी प्रवक्ता हैं, पता नहीं शायद हज करने गए थे या किसी गुफा में ध्यान में थे मोदी जी की तरह, कई महीनों बाद मुझे टीवी पे देख रहे हैं। अच्छी बात है, स्वागत है, ईद से पहले आ गए। मैं कह रहा हूं, अभी आप कह रहे थे कि लाखों साल से कुंभ हो रहा है। भैया इलाहाबाद प्रयागराज जो अब है, इसकी स्थापना 1583 में मुगल सम्राट अकबर ने की थी, जिन्होंने इसका नाम इलाहाबाद यानी भगवान का शहर रखा था। 1583, गौर सुन लीजिए, तो लाखों वर्ष नहीं हुए। सुन लीजिए भाई, कुंभ के लिए आप कह रहे थे, कुंभ के लिए लाखों वर्ष कुंभ को नहीं हुए।
कुंभ जब भारत आजाद हुआ तो भारत का आजाद जब इलाहाबाद शहर बना तभी तो इसको माना जाएगा। और 1874 में इलाहाबाद में पहला कुंभ हुआ था। कुंभ तो हजारों सालों से और सही होता आ रहा है। 1874 में पहला हुआ था। ये वही जुमला है आपका, जैसे 12 किलोमीटर में 66 करोड़ 5 करोड़ लोगों को 66 करोड़ AI के माध्यम से दिखा दीजिए। मुझे थ्योरी तो समझा दीजिए, कौन सा मैथ है कि 12 किलोमीटर में 66 करोड़ आदमी 1.5 महीने में आ सकते हैं। झूठ झूठ झूठ, जोर से बोलो, बार बार बोलो, रोज बोलो, झूठ बोलो। अब दूसरा झूठ सबसे बड़ा देश में यह है कि ओबीसी साहब आप ही का प्रोडक्ट है, आप ही का नया पाठ्यक्रम है। अजय वर्मा जी, दिक्कत आपकी सिर्फ यह है सर कि आपकी मेमोरी मुगलों से शुरू होती है और मुगलों पर जाके खत्म हो जाती है। सिर्फ आपकी दिक्कत है। आपका यह कह देना कि इलाहाबाद मुगलों के समय अस्तित्व में आया, भाई उससे बहुत पहले प्रयागराज नाम से अस्तित्व में था। मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, महाभारत आप पढ़ लीजिए। अगर आपकी इच्छा हो कभी तो जाकर पढ़ लीजिएगा, उसमें प्रयागराज का महत्व है। और अगर प्रयागराज की चर्चा है और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो यही दिक्कत है। तो अजय वर्मा, अरे 2018 में प्रयागराज नाम दिया गया है। 2018 में प्रयागराज नाम दिया गया है। मैं टाइटल की बात करूंगा, मैं लीगल बात करूंगा, आपके कहने की बात तो टाइटल का मतलब क्या है? कल को आकर कोई कुछ और नाम रख दे तो कहेंगे कि वो शहर ही नहीं हुआ करता था। अरे तो यही तो माना जाएगा। अच्छा, यही तो माना जाएगा जो टाइटल नाम दिया जाएगा। मैं कैसे मान लूं, मैं कैसे यकीन कर लूं? वो दूर नहीं, मैं राम को कैसे मानूं, हमने देखा ही नहीं। कृष्ण को कैसे मानूं, हमने देखा ही नहीं। भगवान विष्णु के पूरा अवतारों को कैसे मान लूं, हमने देखा ही नहीं। बात ही खत्म, बात ही खत्म शहजाद, क्योंकि हमने अवतारों को देखा नहीं है, क्यों मानूं कि अवतार हुए? लाते हैं। देखिए ऐसा है अजय जी, आपने बहुत ही आपत्तिजनक बात बोली है। सुनिए अजय जी, आपने बात रखी अपनी, मैंने पूरी तरह से सुना। मैंने एक भी बार आपको टोका नहीं, आपने जो भी बोला, अच्छा कड़वा मीठा जो भी बोला। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये कहना कि अकबर बादशाह है उसके बाद महाकुंभ शुरू हुआ, ये सनातन और हिंदुओं का सबसे बड़ा अपमान है। अरे ये मुगल आए और चले गए, ये मुगलों से हजारों लाखों वर्ष पहले हमारे भारत का इतिहास है, हमारा सनातन इतिहास है। ये सनातन क्या कुछ हजार साल पहले हुआ है? ये तो लाखों सालों से। आप क्या बात बोल रहे हैं? और इसका सारा प्रमाण पुराणों में है। सुन लीजिए सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, लगातार आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। सुन लीजिए सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अजय जी अपनी अपनी बारी में, अजय जी अपनी अपनी बारी में, मैं स्टूडियो में हूं, मैंने आपके बीच में एक भी बार नहीं बोला। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। अब मैं आपको दूसरा झूठ बताता हूँ। अजय जी आप प्लीज थोड़ा डिस्टर्ब करना बंद कीजिए। देखिए मैं भी डिस्टर्ब कर सकता हूँ। झूठ आपने बोले। अरे राकेश जी, अरे अजय वर्मा जी प्लीज आप सुनिए, इसके बाद तुरंत आपको और मौका दें। मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनने की क्षमता तो रखिए। आप कहा इतना उतावले हो रहे हो? सुन लीजिए। दूसरी बात, आपने कहा कि हम लोग विपक्ष जो है कभी भी शरिया की वकालत नहीं करता। मैं आपको 4 उदाहरण गिनाता हूं। शाहबानू केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला मेंटेनेंस का कानून मुसलमान महिलाओं पर भी लागू होगा, आपने पलट लिया और पर्सनल लॉ को लागू किया। शायरा बानू में ट्रिपल तलाक का कानून बनाने की वकालत की सुप्रीम कोर्ट ने, आपने उसका विरोध किया। यूसीसी जो आपके फाउंडिंग फादर थे उन्होंने डाला, गोवा में आपने लागू किया, सुप्रीम कोर्ट ने वकालत की। आप यूसीसी की मुखालफत करते और बोलते कि मुस्लिम पर्सनल लॉ होना चाहिए। ये तीसरा उदाहरण है, और कितने उदाहरण दूं? और अभी चौथा उदाहरण कर्नाटका में, जहां पर आपने मुसलमानों को कॉन्ट्रैक्ट में कोटा दे दिया। भाई ये शरिया नहीं है तो ये क्या है? सुन लीजिए, आखिरी बात सर, आखिरी बात सर, आखिरी बात सर, आखिरी बात सर, आखिरी बात। अजय जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला है, अजय जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला है, आखिरी बात कर देने दीजिए। देखिए अजय जी, आपने कहा कि 2 महीने से मैं गायब था। सुन लीजिए अजय जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है, ये गलत तरीका है। रुकिए ना भाई, माला पहना के आप वो पार्टी है जो मुगलों को ही बता रहे कि उसी ने इलाहाबाद शहर का अस्तित्व में लाया। आप रामायण नहीं पढ़ते हैं। दिक्कत आपकी ये है कि जब भगवान राम वनवास पर थे तो ऋषि भारद्वाज के आश्रम में, किस शहर में ये आश्रम था, कहां जाकर रुके थे? प्रयाग में वो आश्रम था। अगर आपको ये ज्ञान नहीं है तो माफ करिए अजय वर्मा जी, बहुत आसान हो गया है हिंदू आस्था का मजाक उड़ाना कि प्रयागराज शहर का अस्तित्व ही नहीं है। रुक जाइए, रुकिए, रुकिए, शहजाद अपनी बात पूरी करिए, फिर आता हूं। अजय वर्मा जी रुक जाइए, रुकिए। अजय जी आपको सुनना भी पड़ेगा, ये टोका टाकी है अजय वर्मा जी, आप अगले 1 मिनट नहीं बोलेंगे सर, उसके बाद नहीं, अगले 1 मिनट आप नहीं बोलेंगे, रुक जाइए। देखिए अजय जी, आपने वैसे बोला कि हज में कहां छुपने गए थे 2 महीने, इस प्रकार की बातें कम से कम किसी की भी धार्मिक जो पवित्र मान्यता है उसके बारे में नहीं करनी चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो हिंदू हो।
परंतु मैं आपको बता दूं, आप ही के नेता ने कोट किया है कि महाकुंभ कितने लाख वर्ष पुराना है। राहुल गांधी ने एक बार बताया कि समुद्र मंथन हुआ था तो शिवजी ने, उन्होंने तो कहा संसार निकल गया था, वो गलत बोला था। शिवजी ने जो है विष को, उन्होंने विष को अपने गले में रोक रखा था। ये खुद राहुल गांधी कोट अनकोट बताते क्योंकि वो जनेऊधारी है और वो कहते हैं मैं शिव भक्त हूं। तो उन्होंने खुद ने स्वीकारा समुद्र मंथन हुआ। ये समुद्र मंथन क्या अकबर के जमाने में हुआ क्या? कब हुआ ये? कब हुआ ये? चलिए चलिए अजय वर्मा जी, ध्यान में थे क्या? सर ऐसा मैं वियतनाम नहीं जाता, मैं वियतनाम नहीं जाता। अब बताइए वियतनाम कौन गया है ध्यान लगाने? वियतनाम कौन गया है बताइए अजय जी? अजय जी कौन गया था जनवरी में भी वियतनाम, और अभी भी कौन है वियतनाम? काहे आप उधर उंगली करते हैं जहां पर आपको आगे फिर प्रॉब्लम होती है? मत कीजिए उंगली। चलिए मैं उंगली मत करो। आगे बढ़ता हूं, डिबेट आगे बढ़ाता हूं। नहीं कोई पर्सनल बातचीत नहीं अजय वर्मा जी, पर्सनल बातचीत नहीं। अजय वर्मा, चाहे आप हो, चाहे फराज किदवई और चाहे आरिफ भाई आप हो, आप तीनों ने ये नहीं बता पाए कि इस्लाम में दखल कैसे वक्फ संशोधन बिल। अलबत्ता अजय वर्मा तो एक कदम आगे बढ़ गए और कह रहे हैं प्रयागराज शहर, इलाहाबाद शहर अकबर ने बसाया, उससे पहले अस्तित्व ही नहीं था। तो भैया रामायण पढ़ लीजिए। और अगर हिंदू आस्था से इतनी दिक्कत है, नहीं हिंदू आस्था से इतनी दिक्कत है तो वो दिक्कत मेरे सामने कृपा करके जाहिर मत किया करिए। और हिंदू आस्था ही नहीं, किसी भी आस्था को ठेस पहुंचाने वाली बात मेरे सामने मत किया करिए। हिंदुओं की अपनी आस्था, मुस्लिमों की अपनी आस्था, सिखों की अपनी आस्था, ईसाइयों की अपनी आस्था, सबका सम्मान करिए। तो जिन हिंदुओं की आस्था भगवान राम में है, मुझे दिक्कत समझ में आ रही है अजय वर्मा, इसीलिए आज तक आप अयोध्या नहीं जा पाए। आपको दिक्कत है भगवान राम से, आपको दिक्कत है, जाइए प्रयागराज। आज भी वहां ऋषि भारद्वाज नाम से एक पार्क बना हुआ है। प्रयाग में जब भगवान राम वनवास पर थे, ऋषि भारद्वाज के आश्रम में गए थे। अगर आप नहीं पढ़े, नहीं इतनी जानकारी है, तो ये आपकी दिक्कत है, ये आपकी अपनी पॉलिटिक्स है, आपकी अपनी पॉलिटिकल कंपल्शन है। केवल एक बात बोल दूं, 10 सेकंड लेकर, केवल 10 सेकंड लेकर, 10 सेकंड लेकर, केवल अजय जी 10 सेकंड। ठीक है सर, ठीक है अजय जी 10 सेकंड, अजय जी 10 सेकंड, अजय जी प्लीज 10 सेकंड। देखिए ऋग्वेद में, यजुर्वेद में 19.16, अथर्ववेद, यहाँ पे सब जगह पर स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म पुराण, कर्म पुराण, पद्म पुराण, भगवत पुराण, विष्णु पुराण, सब में जिक्र है। अब बताइए ये सब क्या अकबर के आने के बाद ये किस प्रकार का चश्मा आपने डाल रखा है? नहीं, वो तो ये कह रहे हैं शहजाद की बच्चा कभी भी पैदा हो जाए, जब नामकरण होगा तब माना जाएगा कि वो पैदा हुआ। भले माँ बाप 1 साल बाद बच्चे का नामकरण करें तो 1 साल बाद ही वो पैदा हुआ माना जाएगा। इनका ये कहना है, इन्होंने ये कह दिया सोनिया बने तभी अस्तित्व में आया। ये अजय वर्मा कह रहे हैं, ये इनकी अपनी सोच है। ठीक है, आरिफ हुसैनी आपके ने जब आपका नाम राकेश पांडे रखा गया होगा, हाँ ठीक है भाई, भले मैं 10 साल पैदा हो गया, मेरे माँ बाप 10 साल बाद नाम रखेंगे तो राकेश पांडे 10 साल बाद पैदा हुए, 10 साल पहले नहीं पैदा हुए। तो ये आपकी अपनी सोच है, लोग हंस रहे होंगे। अजय वर्मा आपकी सोच पर रुक जाइए। चलिए आरिफ हुसैनी, आपके नेता कह दे कि जियालों की औलाद है हिंदुस्तान के मुसलमान, डरने वाले भाग गए, तो ये कहकर आपको क्या लगता है कि देश के मुसलमान उकसावे में आ जाएंगे, भड़क जाएंगे, शाहीन बाग जैसा प्रदर्शन खड़ा करने पर उतारू हो जाएंगे, जो पर्सनल लॉ बोर्ड भी कह रहा है? रुक जाइए भाई, रुकिए, आरिफ से सवाल है। हाँ ठीक है, देखिए साहब, जब संसद के अंदर समाजों को न्याय देने की बात नहीं होंगी, तब हम सड़कों को डेमोक्रेटिक तरीके से हम आंदोलन करेंगे। आप आंदोलन को दमनकारी बनाना चाह रहे हैं क्या? आप क्या बात करना चाह रहे हैं कि आंदोलन करना छोड़ दे? क्या संविधान ने इसका अधिकार और हक नहीं दिया है? अगर आप हमारी बात को नहीं सुनेंगे, हमारे हकों को अगर आप लूटने की कोशिश करेंगे, तो हम बराबर सड़कों को आबाद करेंगे और आंदोलन भी करेंगे। आप शाहीन बाग की मिसाल दो, तो क्या जेपी का आंदोलन क्या शाहीन बाग था? क्या अन्ना हजारे का आंदोलन क्या शाहीन बाग था? बताइए हमने आंदोलन। तो अन्ना हजारे के आंदोलन में कोई सड़क बंद कर दी गई थी क्या? कोई आपत्तिजनक नारे लगे थे क्या? छोटे छोटे मासूम बच्चों को आगे कर दिया गया था क्या? आरिफ हुसैनी, नहीं, अन्ना हजारे के प्रदर्शन में विरोध प्रदर्शन आप भी करिए भाई। लोकतंत्र में सबको करना चाहिए, लोकतंत्र की मजबूती ही विरोध से होती है। किसानों के देखिए आज देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री मुल्क के 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, इसका मतलब नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आरिफ भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को जियालों की औलाद अगर कह दिया जाएगा तो आपको क्या लगता है कि मुसलमान आपके उकसावे में आ जाएंगे और वो मान लेंगे कि वक्त संशोधन बिल के नाम पर सब गलत हो रहा है? नहीं, आप आपका छोड़ो, सिर्फ मेरे से कह रहे शहजाद पुणे वाले को कम की बात करो, मेरे शहजाद पुणे वाले मैडम की बात करो। अरे तो आप कितनी बार आलोचना की भाई उस मौलाना की, आरिफ हुसैनी, जिसने कहा कि महाकुंभ की 54 की 55 एकड़ जमीन जो है कि बीघा जमीन वो वक्फ की है? आपने आलोचना की क्या? कोई उत्तर मीडियम गार्डन को कैसे वक्फ कहा? आपको कह रहा हूँ वक्फ का दावा
तब होता है जब प्रदेश की सरकार वहां का सर्वे करती है, जब वहां का गजट विषय करती है। आप बात को नहीं समझना चाह रहे, आप हर जगह की 9 बजे चल जा रहे हैं। इन्होंने वक्त फूल की जगह मांगी है, इसकी जगह मांगी है। आप जिससे क्लेम करो उसे सवाल कीजिए, अगर उससे वक्त पूरा हुआ उनका तो बिल्कुल करेगा। लेकिन आज भैया तो आपने आलोचना नहीं की ना उस मौलाना की, आपने आलोचना नहीं की ना उस आदमी की जो कह रहा है कि ईडन गार्डन वक्त की जमीन पर है और इन्हीं की पार्टी का नेता। आप आलोचना तो नहीं कर रहे हैं भाई, मुसलमान के सवाल अलबत्ता कह रहे हैं कि जियालो की औलाद हो, आ जाओ सड़क पर। अरे करिए विरोध प्रदर्शन भाई, शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातें सामने रखिए, कोई नहीं रोकेगा, सभी उस विरोध प्रदर्शन में साथ होंगे। लेकिन ये मतलब नहीं है कि जियालो की औलाद हो, आ जाओ सड़क पर। अच्छा ठीक ठीक, अच्छा एक बात बताइए शहजाद पुरा वाला, आ रहा हूँ शहजाद आप, अरे आरिफ भाई रुकिए शहजाद, अरे रुकिए ना भाई, अरे रुकिए आरिफ भाई रुकिए। शहजाद ओवैसी ने कहा जियालो की औलाद, आप भी मुस्लिम हैं इस पैनल पर, फराज भाई हैं और आरिफ हुसैनी हैं, तो आप अपने आप को किस हिसाब से, जियालो का मतलब दर्शकों के लिए बता दूं, जो बहादुर लोग होते हैं उनको कहा जाता है, कोई अर्थ ना निकाले। देखिए तो क्या आप मानते हैं कि इससे मुसलमान उकसावे में आ जाएंगे? देखिए जो रजाकारों की औलाद है वो वफादारों की औलाद को बताए नहीं, उनको उनकी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। ये रजाकारों की औलाद है, हम वफादारों की औलाद है। वफादार यहाँ रह गए तन से भी और मन से भी, रजाकार यहाँ पे कुछ तन से हैं, मन से वहां हैं, और जो तन और मन वहां दोनों लेकर गए उनके साथ चले जाना चाहिए था। अब सैयद साहब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, सैयद साहब इतनी नफरत पसमानदा के प्रति मत बताइए। सैयद साहब ये पसमानदा नफरत छोड़िए और सुनिए सवाल, सैयद साहब इतना पसमानदा नफरत क्यों है आपको भाई? अरे आरिफ भाई सुन लीजिए ना, देखिए आरिफ भाई ये लगातार टेप मत चलाइए आपने, मैं बार बार कह रहा हूं कि बीच में अगर बोलना है कुछ फराज किदवई से सीख लीजिए भाई, कुछ फराज किदवई से सीख लीजिए, रुक जाइए। और बार बार कहेंगे तो आपकी बात ज्यादा नोटिस नहीं होगी, अलबत्ता दर्शक कहेंगे कि आदमी लगातार बोल रहा है। अभी रुक जाइए प्लीज, अभी सिर्फ शहजाद की आवाज जा रही है, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। छोटा सा ही सवाल है और उन्हीं से आरिफ साहब से ही है। आरिफ साहब, क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन इज वक्फ प्रॉपर्टी AIMIM लीडर इमरान सोलंकी, आप खारिज कर रहे हैं या स्वीकार रहे? अगर स्वीकार रहे हैं तो यहीं पे हमारे मुंह पे मार दीजिए ईडन गार्डन का कागज कि ये सब वक्फ का प्रॉपर्टी है। मैं अभी माफी मांगता हूँ। बोलिए आरिफ भाई। जिस किसी ने अगर सवाल किया साहब, मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्टेट की गवर्नमेंट उसका सर्वे कराती है वक्त की प्रॉपर्टी का, और वो गजट शाये करती है। अगर सर्वे वक्त की अगर प्रदेश की सरकार ने कराई है और सरकार ने अगर गजट शाये किया ईडन गार्डन का, तो हमारे शहर कोने वाले के मुंह चप्पल। अरे कहाँ है आपके नेता ने बोल दिया तो दिखा दीजिए, वो सर्वे दिखाइए, आपको दिखाइए सर्वे। अरे तो जिसने आपको क्लेम करा आपका काम है उससे सवाल करना, उससे अरे नेता आपका इरफान सोलंकी, सवाल पूछिए क्या नेता आपका दावा आपका कागज में दिखाओ। अगर सर्वे रिपोर्ट होंगी और रसीद होंगी, आप भी कुछ नहीं कर सकते उसमें, आप भी कुछ नहीं कर सकते उसमें। ठीक चलिए, आप लगे बीजेपी कागज नहीं है। मैं मान लिया आरिफ भाई कि इरफान सोलंकी ने रात में सपने में देखा होगा, मैं मान लिया कि उनको लगा होगा कि इससे मेरी बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, मीडिया में चल जाएगा, 4 दिन 4 चैनलों पर डिबेट हो जाएगी, लोग जान जाएंगे कि इरफान सोलंकी नाम का भी एक आदमी है, एक नेता है जो मुसलमानों को भड़काने का खेल कर सकता है, जो इस तरीके की कुतर्क वाली बातें कर सकता है। मैं मान लिया आपकी बात, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फराज किदवई, जियालों की औलाद, आपको लगता है इस तरीके का शब्द ठीक है? आपको नहीं लगता है कि यह उकसावे वाली बातचीत है? आपको यह नहीं लगता है कि अगर ये कोई कहेगा कि शाहीन बाग समझते हो तो समझो, करेंगे ऐसा प्रदर्शन, क्या ये ठीक है लोकतंत्र में? राकेश भाई देखिए, अभी शहजाद ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जितने इस देश से मोहब्बत करते थे और जो वफादार थे वो सब यहीं रुक गए और बाकी लोग पाकिस्तान चले गए। मैं इस बात का स्वागत करता हूं, लेकिन कल एक बड़े प्रतिष्ठित चैनल में इनके बहुत बड़े प्रवक्ता मुसलमानों को तो लगभग गद्दार बोल रहे थे और इस देश की हर समस्या को मुसलमानों से जोड़ रहे थे, और वो ये बोल रहे थे कि मुसलमान इस देश में जो है वो पेट्रियोटिक नहीं है। आप, मैं शहजाद भाई को अलग से फोन कर लूंगा, चैनल का नाम नहीं, आप बताओ, इतनी बात बोली तो पूरा ही बोल दो, कौन है वो बताइए, नाम लीजिए, कोट कीजिए। जैसे राम गोपाल यादव बोले राम मंदिर बेकार है, जैसे अखिलेश बोले मठाधीश माफिया है, जैसे समाजवादी पार्टी के लोग रामचरितमानस जला रहे थे। आप बताइए, कोट कीजिए, हम मैं स्टैंड लेता हूं, बताइए। शुरुआत की है तो आपकी नाम तो लो। एज पर योर पार्टी आप गद्दार हैं। अरे कौन बोला? जो है वो कौन बोला? नहीं है, मैं आपको 1 to 1 बता दूंगा। नहीं 1 to 1 नहीं, सब खुले में बताओ। नहीं 1 to 1 नहीं, खुले में बताओ। हम औरंगजेब को नहीं मानते, हम APJ अब्दुल कलाम को मानते हैं।
हम टीपू सुल्तान या टीपू पेटने में रखने वालों को नहीं मानते। फराज भाई, ये मेरी भी जानकारी में नहीं है, सुनिए बताइए ना। नहीं, कोई इस देश में मुसलमानों को गद्दार कहेगा ये स्वीकार्य नहीं है। आप कोट करिए सर, इतनी बातें आपने कह दी, शहजाद भी कह रहे हैं, इनकी पार्टी का मामला है और ये कह रहे हैं, तो आप नाम लीजिए ना सर, किस नेता ने कहा और एग्जैक्ट कोट कर दीजिए, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बिल्कुल भाई, इनके पार्टी के नेता ये बोलते हैं और ज्यादातर ये नेता बोलते हैं। नहीं, नाम लीजिए और कोट करिए, ज्यादातर फला चैनल, नाम चैनल का नाम मत दीजिए, नेता उसका कोट कर दीजिए। दूसरे चैनल का नाम कैसे ले सकता हूं भाई? नहीं, चैनल का नाम मत लीजिए, नेता का नाम ले लीजिए और कोट कर दीजिए। क्या कहा भाई? दूसरे चैनल में उन्होंने वो बोला है, मैं कैसे बोल दूं? तो कोट कर दीजिए सर, हम भी दूसरे चैनल में कुछ बातें आती हैं उसको कोट करके चला देते हैं भाई। हाँ, आप नेता का नाम लीजिए और कोट कर दीजिए। क्या कहा एग्जैक्ट? मैं उनसे परमिशन ले लूं, अगले शो में बता दूंगा। आप जो चीजें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है, क्या परमिशन लेने की जरूरत है? चैनल को कोट करने से पहले दूसरे चैनल पर परमिशन की बात समझ सकता हूं, लेकिन नेता जो सार्वजनिक जीवन में है उसको कोट करने की क्या जरूरत? शहजाद यहाँ कुछ कह रहे, कल जाकर किसी चैनल पर शहजाद का नाम लेकर कोट कर दीजिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चैनल का नाम लेंगे तो आपको पूछना पड़ेगा। चलिए, वक्त इतना ही है, लेकिन फराज भाई आपको नेता का नाम बताना चाहिए था। एक प्रवक्ता, ना तो सपा, ना तो कांग्रेस और ना तो आरिफ भाई आप नहीं बता पाए कि वक्फ संशोधन बिल इस्लाम में दखल कैसे है। और उधर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है शाहीन बाग समझ रहे हैं तो समझिए। तो भाई आपकी लाइन तो वही है कि ऐसे ही अनरेस्ट पैदा करेंगे, तो सर ये हिंदुस्तान में चलता नहीं है। आप सब